और वो कांटे जाके फंसी जलपरी की पूंछ में। हरी और रवि दोनों अपने छड़ी को दोनों दिशाओं में खींचने लगे और वो जलपरी पानी के ऊपर आने लगी। पलाशपुर और केतक नगर, इन दोनों गांव के बीच से बहती है गंगा नदी। उसी नदी से तैरते हुए जा रही थी एक सुनहरी जलपरी। पर अचानक तेज तूफान और बारिश के कारण उस जलपरी ने कुछ दिनों के लिए नदी के इसी स्थान पर रुकने का निश्चय किया। इस तूफान में नदी की लहर इतनी बढ़ गई है, मुझे आगे बढ़ना उचित नहीं होगा। कुछ दिनों के लिए मैं यहीं रुक जाती हूँ। पलाशपुर और केतक नगर गांव के ज्यादातर लोग मछुआरे थे, इसीलिए ये नदी ही उनकी जीवन रेखा थी। इस नदी में नहाना, बर्तन धोना, कपड़े साफ करना और गांव के गाय और भैंसों को नहलाना सब कुछ होता था। लेकिन नदी के दोनों किनारे पर बसे पलाशपुर और केतक नगर, इन दोनों गांव के लोगों में हमेशा से झगड़ा चलता रहता था और सुनहरी जलपरी नदी के नीच से इन लोगों के सारे झगड़े देखती रहती थी। सावधान कालू, हमारे हिस्से की मछली अगर तू पकड़े ना तो अच्छा नहीं होगा। इस नदी के मछली पर हमारा ज्यादा हक है। हाँ। ये सुनकर कालू बहुत गुस्सा हो गया। वो देखता है कि निताई के कांटे में लगातार मछलियाँ फंस रही है, लेकिन उसके कांटे में अब तक एक भी मछली नहीं फंसी। ये मजाक हो रहा है। मेरे हिस्से के सारे मछली तू पकड़ रहा है। तुम्हारे हिस्से की मछली मतलब? और नहीं तो क्या, नहीं तो तेरे छड़ी में इतनी मछलियाँ कैसे फंस रही है और मुझे अब तक एक भी नहीं मिला। तुम्हें मछली पकड़ना नहीं आता इसीलिए नहीं मिल रहा है। खामोखा इल्जाम लगा रहे हो। क्या कहा तूने? इतनी हिम्मत? मुझे मछली पकड़ना नहीं आता। अरे अरे, इन दो गांव के लोग तो बड़े अजीब हैं। एक दूसरे से ऐसा झगड़ा क्यों करते हैं? बस फिर से झगड़ा शुरू हो गया, जो काफी देर तक चलता रहा। इसके कुछ देर बाद रतन की पत्नी बर्तन धोने के लिए नदी किनारे आई और बहुत सारा कचरा नदी के पानी में फेंक दिया और वो कचरा बहकर नदी के दूसरी तरफ चला गया। तब नदी के उस तरफ बैठ के कलुआ के माँ कपड़े धो रही थी। अरे अरे अरे, क्या तू अंधी हो गई है समोली? मैं कपड़े धो रही हूँ, दिखाई नहीं दिया? तूने अपने कचरे मेरी तरफ फेंक दिया। मेरे सारे सब कपड़े गंदे हो गए। बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हारी तरफ नहीं फेंका। मैंने तो कचरा नदी में फेंका है। अब अगर वो बहकर तुम्हारी तरफ आ गया तो इसमें मेरा क्या दोष है? तुम इस तरह कौवे की तरह चिल्लाओ मत, समझे? क्या कहा? मेरी आवाज कौवे की तरह है और तुम्हारी आवाज तो कोयल जैसी है। रुक जा, अभी मजा चकाती हूँ। ये कहकर कलुआ की माँ पास से एक बाल्टी कचरा लाई और सीधे रतन की पत्नी के बर्तन पर फेंक दिया। ये तुमने क्या किया? छी छी छी! तुमने जानबूझकर मेरे बर्तनों पर कचरा फेंका। अरे कोई है, आकर देखो तो जरा। ये कलुआ की माँ जानबूझकर मेरे साथ झगड़ा कर रही है। अरे बाप रे, इन दो गांव की औरतें भी बहुत झगड़ते हैं। सैमुली की चिल्लाने के आवाज सुनकर गांव के कई लोग इकट्ठा हो गए। वहीं कलुआ की माँ ने भी लोगों को बुला लिया और क्या, दो गांव में झगड़ा शुरू हो गया, जो झगड़ा दोपहर से शाम तक चलता रहा। और शाम के वक्त पलाशपुर गांव के छोटे छोटे बच्चे गेंद से खेल रहे थे। ऐसे ही खेलते खेलते अचानक, अरे जा, नदी में गेंद तो गिर गई। ए घंटू, जल्दी जाकर गेंद को उठा ला। लेकिन गेंद नदी में गिरकर बहते हुए दूसरी तरफ चली गई, जहां कलुआ, गोपाल और शिवली बैठे अमरूद खा रहे थे। तभी वो लोग गेंद को देखते ही उठा लिए। ये अच्छा नहीं हो रहा है कलुआ, हमारे बॉल जल्दी लौटा दे। गेंद पर तुम्हारा नाम लिखा है क्या? अब ये हमारी तरफ आ गई है, ये गेंद हमारी है। फिर वो लोग गेंद को उठाते ही वहाँ से भाग गए। बड़े लोगों के झगड़े के कारण इन दोनों गांव के बच्चे भी एक दूसरे से इसी तरह की शरारतें करते रहते थे। केवला, अगर तुम्हारी गेंद हमारे किनारे तक आ गई तो हम भी तुम्हें नहीं लौटाएंगे, याद रखना।
मैं देख रही हूँ इन दो गांव के बुजुर्गों को देखकर बच्चे भी झगड़ने लगे हैं। ये तो गलत है। देख रही हूँ इन दो गांव के झगड़ा मुझे ही सुलझाना पड़ेगा। पलाशपुर गांव में अच्छे रेशम की खेती होती थी, इसीलिए यहाँ के लोग कम दामों में हर दिन नए नए रेशम के कपड़े पहनते थे। दूसरे किनारे केतक नगर गांव में मीठे आम मिलते थे और ऐसा मीठा आम कहीं पर भी नहीं मिलते थे। लेकिन दोनों गांव में हमेशा झगड़े लगे रहने के कारण कोई भी अपनी खास चीज नदी के दूसरी तरफ बेचने को तैयार नहीं होता था। और कुछ दिनों में ही धीरे धीरे बारिश का मौसम आ गया। पता है भाग्यवान, लगातार कई दिनों से बारिश होने से नदी में पानी बढ़ने लगा है, जिससे गंगा में हिल्सा मछली भी आ रहा है। हाँ, उस गांव के लोग मछली पकड़ना शुरू करने से पहले हमें ही सारी मछली पकड़ लेनी चाहिए। ठीक है भाग्यवान, कल सुबह जल्दी उठकर मछली पकड़ने जाऊंगा। नहीं, कल सुबह नहीं, सुबह सारे लाइन लगा देंगे। तुम आज रात ही जाकर मछली पकड़ना शुरू करो। पत्नी के आदेश अनुसार हरी रात में ही कांटे लिए नदी किनारे पहुंच जाता है। लेकिन दूसरे किनारे रवि और उसकी पत्नी कांटे से मछली पकड़ रहे थे। फिर हरी नदी में कांटे डालते ही सीधा जाके फंसती है जलपरी के बालों में। भाग्यवान, लगता है बड़ी हिल्सा मछली फंसी है, मैं खींचकर नहीं निकल पा रहा हूँ। ये सुनते ही रवि जल्दी ही अपने कांटे नदी में डाल दी और वो कांटे जाके फंसी जलपरी की पूंछ में। ये क्या फंस गया मेरे बालों में और पूंछ में भी। मुझे बहुत दर्द हो रही है। हरी और रवि दोनों अपने छड़ी को दोनों दिशाओं में खींचने लगे और वो जलपरी पानी के ऊपर आने लगी। जलपरी को देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं। रवि, इसे तू छोड़ दे, ये जलपरी मेरे कांटे में फंसी है, इसलिए ये जलपरी हमारा है। दिखाई नहीं देता, मेरी कांटे जलपरी की पूंछ में फंसी है। तू छोड़ दे, ये जलपरी हमारी है। इधर जलपरी दर्द के मारे तड़पती रहती है। ये सुनहरी जलपरी को लेकर रवि और हरी के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर सुबह होते ही वहाँ और गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और जलपरी को लेकर दोनों गांव के बीच झगड़ा चलता ही रहा। इनका झगड़ा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और इधर मैं दर्द से बेहाल हो रही हूँ। कोई देख भी नहीं रहा है। अरे तुम लोग झगड़ना बंद करो, मुझे छोड़ दो, मुझे वापस समुंदर में जाना है। अरे बाप रे, ये जलपरी तो बोल भी सकती है। तुम्हें तो मैं इतने आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मेले में जाकर अच्छे कीमत पर बेचेंगे। कभी नहीं, जलपरी को हम बेचेंगे। ये सुनकर सुनहरी जलपरी बहुत डर जाती है। फिर वो मन ही मन एक योजना बनाई और बोली, क्या आप लोगों को पता है मेरे पास बहुत सारे खजाना है। अगर तुम लोग मुझे छोड़ दिए तो मैं तुम्हारे दो गांव में से कोई एक गांव को ये सारे खजाना दे दूंगी। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। सच में क्या? ये जो तुम कह रही हो, ये हम कैसे मान ले? तब जलपरी जादू करके पानी से बहुत सारा खजाना निकल कर दिखाती है और साथ ही साथ वो खजाना गायब भी कर देती है। और ये देखकर, शर्त क्या है? जल्दी बोलो, हम सारे शर्त मानने के लिए तैयार हैं। सारे खजाने हम ही लेंगे। जलपरी की सारे खजाने सिर्फ हम ही लेंगे। मेरी शर्त है कि नदी में ना उतरकर तुम एक दूसरे के गांव में जाकर एक दूसरे गांव की खास चीज लाकर मुझे दोगी और जिस गांव के लोग सबसे पहले मुझे वो खास चीज लाकर देंगे, मैं उसी गांव को सारे खजाना दूंगी। जलपरी की बात सुनकर सभी लोग गहरे सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि इस नदी के बिना उस गांव में जाने का और कोई रास्ता नहीं था। चलो चलो, मुझे तरकीब मिल गई, अब काम शुरू करते हैं। पलाशपुर गांव के लोग बांस काटकर और मजबूत लकड़ी इकट्ठा करके नदी के ऊपर एक पुल बनाना शुरू करते हैं। ये देखकर केतक नगर के लोग भी पुल बनाने लगे, लेकिन दोनों गांव ही बार बार असफल हो जाते हैं।
नहीं, ऐसे नहीं होगा। इस तरह से तो ब्रिज बार बार टूट रहा है। तभी दूसरे किनारे से रवि कहता है, इस तरह से तो ब्रिज कभी नहीं बनेगा। लेकिन हम जलपरी के शर्त नहीं माने तो वो खजाना हम में से किसी को भी नहीं मिलेगा। इससे तो अच्छा चलो हम दो गांव के लोग मिलकर एक ही मजबूत ब्रिज बनाते हैं और जो भी खजाना मिलेगा हम दोनों गांव में बंटवारा कर लेंगे। फिर दोनों गांव के लोग मिलकर काम शुरू करते हैं और देखते ही देखते एक मजबूत और सुंदर पुल बना लेते हैं। इसके बाद वो जलपरी को दोनों गांव के खास चीजें लाकर दे देते हैं। तब जलपरी कहती है, आप लोगों ने एक बात पर ध्यान दिया कि कैसे एक साथ मिलजुल के कितने अच्छे ब्रिज बनाए। अब से कभी भी तुम लोग झगड़ा मत करना और आज से तुम लोग मिलजुल कर रहना और मैं जो खजाना देकर जाऊंगी वो तुम लोग गांव के अच्छे कामों में इस्तेमाल करना। ये कह के सुनहरी जलपरी जादू करके दोनों गांव को ही खजाना देती है। फिर वो पानी के अंदर चली जाती है। इसके बाद से दोनों गांव बिना किसी झगड़े के एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। पिकलू मत्स्य कन्या को कंधे पर उठाकर अपने घर ले आता है और उनके घर के पीछे जो बड़ा सा पानी की टंकी है उसमें उसे छिपा देता है और गांव में एक भयंकर बाढ़ आ जाती है। एक दिन शाम के वक्त गांव के छोटे छोटे बच्चे मैदान में खेल रहे थे। तभी अचानक आसमान काले बादल से छा जाता है। तब तितली कहती है, चलो जल्दी से घर चलते हैं। देखो आसमान काले बादलों से छा गया है। लगता है अभी बारिश होने वाली है। अरे रुको, थोड़ी देर और खेलते हैं, अभी तो बारिश शुरू भी नहीं हुई है। ये कहते हुए वो फिर से खेलना शुरू कर देते हैं और उसी समय बारिश शुरू हो जाती है। ए पिकलू भैया, बारिश शुरू हो गए हैं। अब तो घर चलो, नहीं तो मेरी माँ बहुत डांटेगी। डरपोक कहीं का, तुम सब घर जाओ, मैं नदी के किनारे जाता हूँ। इस बारिश में बहुत सारी मछलियाँ मिलेगी, मैं जाके मछलियाँ पकड़ूंगा। तुम में से मेरे साथ कोई चलोगे? लेकिन कोई भी उसके साथ जाने के लिए राजी नहीं होता और सब अपने अपने घर लौट जाते हैं। और पिकलू नदी किनारे जाकर मजे से मछलियाँ पकड़ने लगा। धीरे धीरे बारिश की धारा और तेज हो गई। ऐसे मूसलाधार बारिश में भी पिकलू घर नहीं लौटता। तब उसके माता पिता बहुत चिंतित हो जाते हैं। सुनते हो, पिकलू अब तक घर नहीं लौटा। इतनी तेज बारिश में कहाँ गया होगा? मुझे कुछ नहीं पता, तुम तो हमेशा उसे अपने सिर पर रखते हो। गांव के सारे बच्चे बारिश से पहले ही अपने घर लौट आए और ये बदमाश अभी तक घर नहीं लौटा। घर लौटते ही आज उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। तभी पिकलू मछलियाँ हाथ में लिए भीगता हुआ घर लौट आता है। ये देखो माँ, मैंने कितने सारी मछलियाँ पकड़ी है। पिकलू को देखकर उसके पिता उसे बहुत डांटते हैं। फिर रात गुजर के जब सुबह हो जाता है तब बारिश भी रुक गया था। इस समय गांव के सभी लोग अपने अपने घर की छत ठीक कर रहे थे और कुछ लोग गांव में बाढ़ आने की डर से पहले से ही खाना मौजूद करके रख रहे थे। उस समय अनंत भी अपने घर की छत ठीक कर रहा था। तभी, क्या भाई अनंत, ठीक ठाक से घर के छत ढक रहे हो ना? याद है पिछले साल बाढ़ के समय क्या हाल हुआ था? हाँ भाई हराधन, वही चिंता है। अगर घर के छत उड़ गए तो छोटे छोटे बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगा? भगवान जाने क्या होगा। और हाँ, ज्यादा करके खाना जमा करके रखना, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। ये कहकर कमलेश वहाँ से चला जाता है। शाम से फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। लगातार 2 दिन तक बारिश होती रहती है। इसके साथ तेज तूफान और लगातार बिजली गरजने लगी। फिर धीरे धीरे नदी का पानी गांव में घुसने लगता है। नदी का पानी गांव में घुसने लगा है और उसके साथ जरूर मछलियाँ भी आ रही होगी।
अगर मैं नदी के किनारे जाऊं तो आज तो मुझे बहुत सारी मछलियां मिलेगी। कैसे भी करके आज मैं जरूर नदी के किनारे जाऊंगा। ये कहकर पिकलू अपने माता पिता की नजर बचाकर बारिश में ही मछली पकड़ने निकल पड़ता है। और इस बीच नदी में तेज बहाव है। समंदर का पानी नदी में प्रवेश कर रहा है और इस तेज बहाव में एक मत्स्यकन्या अपने परिवार से बिछड़कर नदी में आ जाती है। तब पिकलू नदी के किनारे पहुंचते ही सुनता है, ये क्या, इतनी बारिश में यहाँ कौन रो रही है? फिर पिकलू इधर उधर देखता है। तभी उसे नजर आया कि नदी किनारे एक अजीब दिखने वाली लड़की बैठकर रो रही है, जिसका ऊपरी हिस्सा इंसान जैसा और नीचे का हिस्सा मछली की पूंछ जैसा। पिकलू तुरंत उसके पास जाकर कहता है, तुम कौन हो? ऐसी हालात में तुम यहाँ बैठ के रो क्यों रही हो? मैं एक मत्स्यकन्या हूँ। पानी के तेज बहाव के कारण मैं अपने परिवार से बिछड़कर यहाँ आ गई हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे माता पिता कहाँ गए? मुझे उनके पास जाना है। मत्स्यकन्या, तुम डरना मत। तुम अपने माता पिता के पास जरूर लौट जाओगी। लेकिन अगर तुम यहाँ रहोगे तो खूंखार जंतु जानवर तुम पर आक्रमण कर सकता है। और अगर गांव के किसी ने तुम्हें देख लिया तब तो और मुसीबत हो जाएगी। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। जब नदी का बाढ़ कम हो जाएगा तब मैं तुम्हें फिर नदी में छोड़ जाऊंगा। लेकिन मैं तो पानी के बिना नहीं रह सकती। चिंता मत करो मत्स्यकन्या, मैं तुम्हारे रहने का सारे इंतजाम कर दूंगा। फिर पिकलू मत्स्यकन्या को कंधे पर उठाकर अपने घर ले आता है और उनके घर के पीछे जो बड़ा सा पानी की टंकी है उसमें उसे छिपा देता है। मत्स्यकन्या, तुम यहाँ आराम से रहो। तुम्हें कोई खतरा नहीं है। मैं समय समय पर तुम्हें खाना देकर जाऊंगा। ये कहकर पिकलू वहाँ से चला जाता है। हर दिन बारिश की मात्रा बढ़ती ही जाती है और गांव में एक भयंकर बाढ़ आ जाती है। पूरा गांव उस बाढ़ के पानी में डूब जाता है। धीरे धीरे लोगों के घरों में जमा खाना भी खत्म हो जाता है। ऐसे ही एक दिन, मत्स्यकन्या, ओ मत्स्यकन्या, बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। पिकलू की आवाज सुनकर मत्स्यकन्या पानी से बाहर आती है। आज सिर्फ इतना ही खाना ला पाया हूँ। बाढ़ के कारण जो खाना संचय करके रखे थे वो सारे खाना खत्म हो गया। अब हम लोग क्या खाएंगे कुछ भी पता नहीं। पिकलू की बात सुनकर मत्स्यकन्या उदास हो जाती है। फिर वो कहती है, चिंता मत करो दोस्त, तुम घर जाकर देखो वहाँ तुम्हारे लिए क्या इंतजार कर रहा है। फिर पिकलू दौड़कर अपने घर जाके देखता है कि वहाँ बहुत सारे खाना रखा हुआ है। ये देखकर, माँ, पिताजी, जल्दी आओ, आकर देखो तो सही। फिर पिकलू के माता पिता वहाँ आकर इतने सारे खाने को देख अचंभित हो जाते हैं। फिर पिकलू उन्हें सारी घटना बताता है। फिर सब मिलकर मत्स्यकन्या के पास जाते हैं। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद मत्स्यकन्या। मैं जानता हूँ कि तुम जादू करके ये सारे खाना लाए हो। लेकिन मत्स्यकन्या, सिर्फ हम नहीं, इस गांव के और भी लोग हैं जिनके खाना खत्म हो गया है। मेरे दोस्त भी शायद भूखे होंगे। तुम उनके लिए भी कुछ खाने का इंतजाम कर दो। ये बात सुन के मत्स्यकन्या जादू करके बहुत सारा खाना लाती है। तब पिकलू और उसके माता पिता मिलकर गांव के सभी घरों में वो खाना पहुंचाते हैं। लेकिन इधर बारिश थमने का कोई नाम ही नहीं है। धीरे धीरे बाढ़ और भयानक रूप ले लेती है। ऐसे ही एक दिन पिकलू उदास होकर मत्स्यकन्या के पास बैठता है। क्या हुआ है दोस्त, तुम्हारा चेहरा फीका क्यों है? तुम इतना उदास क्यों हो?
हाँ मत्स्य कन्या, आज तो पोलियो की दवा पिलाने की दिन है। मुझे भी अपनी बहन को पोलियो की दवा पिलानी है, लेकिन इतनी बारिश और बाढ़ में बहन को पोलियो की दवा पिलाने कैसे ले जाऊं? तुम चिंता मत करो दोस्त, मैं अभी सारे इंतजाम कर देती हूँ। ये कहकर मत्स्य कन्या अपना रूप बदलकर एक नाव बन जाती है और कहती है, जाओ दोस्त, इस नाव में बैठकर तुम अपनी बहन को पोलियो की दवा पिलाने ले जाओ और साथ ही गांव के और बच्चों को भी ले जाओ जिन्हें पोलियो की दवा की जरूरत है। चलो जल्दी करो। मत्स्य कन्या के कहे अनुसार पिकलू और उसकी माँ बहन को लेकर पोलियो की दवा पिलाने जाते हैं। गांव की और भी माएं अपने बच्चों को लेकर नाव में बैठती हैं और सभी बच्चों को समय पर पोलियो की दवा पिलाई जाती है। इस तरह मत्स्य कन्या अलग अलग तरीकों से बाढ़ के समय सबकी मदद करती रहती है। धीरे धीरे बारिश भी कम हो जाती है, बाढ़ का पानी भी धीरे धीरे उतरने लगता है। एक दिन तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद मत्स्य कन्या, ऐसी बाढ़ में तुमने हमारी बहुत बहुत मदद की। नहीं दोस्त, तुमने भी तो मेरे संकट के समय मुझे अपने घर में आश्रय दिया। चलो दोस्त, अब मैं तुम्हें नदी में छोड़ के आता हूँ। अब तुम्हारा अपने माता पिता के पास लौटने का समय आ गया है। चलो। फिर पिकलू मत्स्य कन्या को कंधे पर उठाकर फिर से नदी में छोड़ने जाता है। तभी मत्स्य कन्या के माता पिता उसे ढूंढते हुए नदी के किनारे आ जाते हैं। माता पिता को देखकर मत्स्य कन्या बहुत खुश होती है और उनके गले लग जाती है और आज तक की पूरी घटना खोल के बताई। सब सुनने के बाद मत्स्य कन्या की माँ मणिमाला कहती है, ये लो, ये जादुई मोती तुम अपने पास उपहार के रूप में रखो। जब भी किसी समस्या में पड़ोगे, इस मोती को नदी के पानी में स्पर्श कराकर हमें याद करना। हम तुरंत तुम्हारे पास आ जाएंगे। मुझे इतने दिनों से अपने पास सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। अब हम चलते हैं। इसके बाद मत्स्य कन्या अपने माता पिता के साथ पानी में डुबकी लगा के वापस चली जाती है। फिर पिकलू जादुई मोती लेकर घर लौट आता है। बाढ़ का पानी कम हो जाता है और उनका गांव फिर से पहले की तरह जीवित हो उठता है। किसान खेतों में धान की बुआई करते हैं। गाय और बकरियां नए उगे हुए घासों की जमीन पर घूमते हैं और पिकलू अपने माता पिता के साथ सुख शांति से रहने लगते हैं। क्या अब बड़े होकर भी कार्टून देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम कमेंट करें और हमारे पिछले वीडियो से लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं संगम, राजू, साहेब, जकीर, शिवानी, सजीव, सुरेश, पिंकी, अस्मिता, पंडित, कुंदन, जीतेश, मनीषा, ज्योति, सजीना। जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फिर कमेंट में अपना नाम लिखा, हमारे अगले वीडियो में उन्हीं के नाम चुने जाएंगे। इसीलिए रियोबर्ड्स हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर आई हमारी अगली कहानी भी देखें। उसमें भी आपका नाम हो सकता है। अगर नाम नहीं आया तो अगले वीडियो में आपका नाम लिख दीजिए। सोच क्या रहे हैं, जल्दी से